हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज हमने लिया एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 के 15 सितंबर शिफ्ट 1 का पेपर। और उम्मीद है ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है, और यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के शिफ्ट का पहला सवाल, जिसमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया हुआ है और आप लोगों से पूछ रहा है ए रेशियो डी क्या होगा। तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं कि इनके रेशियो को लिख लेते हैं सीधा, मतलब वर्टिकली इनके रेशियो को लिख लेते हैं। 7:5 है, 2:3 है और 4:5 है। यह है ए बी सी और सी डी का रेशियो। देखिए, जब इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए रेशियो डी। सीधा जो हमें चाहिए वो आ जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 7 गुना 2 14, 14 चौके 56। ठीक है, और ये हो गया 5, 5 तिया 15, 15 पचे 75। ठीक है, क्या रेशियो आ गया इनका? 56:75। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल, इसमें सिंप्लीफाई करने बोल रहा है तो बहुत ही आसान है। ये है 7 डिवाइडेड बाई 5, और इसको जब इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 15/14, और इंटू में है 10/7, और इसको जब इंटू में बदलेंगे डिवाइड को तो ये हो जाएगा इंटू 3/5। ठीक है, देखिए क्या क्या कट रहा है। ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, और ये 7 से 2 बार में कट जाएगा, ये 5 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, हाँ 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 3 और 3 9 डिवाइडेड बाय 7, 9:7, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का 2 सवाल दे दिया इसमें, 2 या 3, आई थिंक 2 सवाल है ये। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये पावर क्यूब है। ठीक है, ये पावर है, मतलब सवाल है 1.5 प्लस 3/8 का क्यूब माइनस 9/5 इंटू 1.25, ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब इसको पावर क्यूब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और ये टूट भी नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है कि टूटेगा, तो इसको हम लोग वैल्यू मान के अप्रोक्स में कर लेते हैं। तो ये 1.5 का 1.5 हो जाएगा, प्लस 3/8 क्या होता है? 1/8 होता है 0.125। 1/8 यही होता है ना, 1000/8 125 होता है। ठीक है, तो 1/8 होता है 0.125। वैसे भी आप लोगों को पता होगा 1/8 12.5% होता है, परसेंटेज को जब आप रेशियो में बदलते हैं तो उसी तरह 1/8 यदि 0.125 है तो 3/8 क्या हो जाएगा? 0.375। हालांकि आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते थे, लेकिन यदि आपको याद होगा तो बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता। का क्यूब माइनस 9/5 इंटू 1.25, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1/25 से, ये 4 बार में कट जाएगा, तो क्या आ गया? 9/4। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1.5 प्लस 0.375, कितना हो जाएगा? इसको ऐड करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.875। ठीक है, 0.875 और का क्यूब माइनस 9.4 है 2.25। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको 1.875 का क्यूब नहीं करना है, इसको क्यूब करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। यदि हम 1.875 की जगह 1.9 मान लेते हैं, ठीक है, तो 1.9 यानी कि 19 का क्यूब क्या होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, 19 का क्यूब होता है 6859, 6859, यही होता है ना 19 का क्यूब। तो 1.9 का क्यूब क्या होगा? ये हो जाएगा 6.859। ठीक है, या तो 6.85 मान लीजिए आप लोग, तो 1.9 का क्यूब हो जाएगा 6.85। तो ये जो वैल्यू है 1.9 से कम है, तो हम मान लेते हैं कि 1.9 है, तो ये आ जाएगा 6.85 टोटल क्यूब। क्यूब का वैल्यू आ गया ये, हालांकि इससे कम ही होगा, लेकिन हम ये मान के चलना है। फिर जो आंसर आएगा यहाँ से, उससे थोड़ा सा ज़्यादा वाला आंसर होगा। ठीक है, सॉरी कम वाला, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू लेके चल रहे हैं ना, 1.875 की जगह पे 1.9 यानी कि ज़्यादा लेके चल रहे हैं, तो आंसर जो भी आएगा उससे थोड़ा सा कम वाला आंसर होगा। ठीक है, -2.25, तो ये हो गया 4.6। तो 4.6 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल इसीलिए देता है, वो खुद भी नहीं चाहता कि आप कैलकुलेट करें। यदि वो चाहता कि आप कैलकुलेट करें तो 4.6 से कम का 3 ऑप्शन दे देता, 2 ऑप्शन दे देता। वो खुद भी चाहता है एग्जामिनर कि आप कम से कम सॉल्व करें, आपको मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन में ना फंसे। इसीलिए वो ऐसा ही वैल्यू देता है कि आप सीधे-सीधे अप्रॉक्स निकाल पाएँ कि क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आई थिंक 3 या 4 सवाल हो गए सिंप्लीफिकेशन के। तो ये 1.5 है, इसको 1.5 लिख लेंगे, प्लस 3/4 क्या होता है 0.75, ठीक है, डिवाइड बाय 2.25 माइनस 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, और प्लस 0.6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25, और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2.25 माइनस 0.5 1.75 हो जाएगा, और प्लस में 0.6 है, ठीक है। ये कट जाएगा दशमलव, ये 25 से 9 बार में, और ये 25 से 7 बार में, तो कितना आ गया 9 डिवाइडेड बाय 7, 9 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस 0.6, 9 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 2 7 गुना 2 14, ठीक है, यानी कि 1.2 मान लीजिए, और प्लस में 0.6 कितना आ गया 1.8। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1.8 ए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक कंटेनर है जिसमें 3 मिक्सचर है, मतलब 3 लिक्विड का मिक्सचर है ए बी सी, ठीक है, 3 लिक्विड है एक मिक्सचर में, और इनका रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, ठीक है। और ये बोल रहा है कि लिक्विड ए इसमें 6 लीटर डाला गया, ठीक है, मतलब 6 लीटर लिक्विड ए डाला गया, ठीक है, ये रेशियो है 2:3:5, इसमें 6 लीटर लिक्विड ए डाला गया और 12 लीटर लिक्विड बी डाला गया, और कुछ अमाउंट में लिक्विड सी डाला गया, पता नहीं है, वही आप लोगों को पता करना है। तो मान लेते हैं एक्स अमाउंट में लिक्विड सी डाला गया, तो अब इनका जो नया अनुपात हुआ वो हो गया 3:5:8। यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये 2 से ये 3 कितना बढ़ा, 1, तो 1 बढ़ा तो यहाँ भी 6 है, जब 3 से 5 बढ़ा यानी कि 2 यूनिट बढ़ा, तो 6 का 2 गुना हो गया 12 हो गया। आप समझ रहे हैं, तो 2 से 3 बढ़ा, कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, तो 1 यूनिट बराबर 6 है। यहाँ से देखिए 3 से 5 कितना बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, तो 2 यूनिट बराबर 12 है। तो उसी तरह 5 से 8 कितने यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा ना, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 12 18। तो कितना लीटर इसमें हमने डाला, सी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 18 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि गौतम ने 60,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया, और जतिन उसको 8 महीने के बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, कितने पैसे के साथ, 35,000 रुपये के साथ, और पूछ रहा है कि 2 साल के बाद, 2 सालों के बाद उनका प्रॉफिट में क्या मतलब शेयरिंग होगा। तो जिस रेशियो में वो इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में उनका शेयरिंग होता है प्रॉफिट में, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है। तो यहाँ से देखिएगा कि गौतम ने 60,000 इन्वेस्ट किया टोटल 2 साल के लिए, ठीक है, टोटल 2 ईयर का पीरियड है। तो 2 साल के लिए गौतम ने 60,000, तो 60,000 की जगह 60 लिख लिया हमने, 3 जीरो 60,000 से भी हटा दिया और 35,000 से भी हटा दिया। और अगला कौन है, जतिन। जतिन ने 8 महीने बाद इन्वेस्ट किया, तो 2 साल में जब 8 महीने बाद इन्वेस्ट किया तो कितने महीने के लिए किया, 1 साल और 4 महीने, यानी कि 16 महीने के लिए किया। 16 महीने के लिए जतिन ने कितना किया 35,000, तो 35,000 का 35 लिख लिया, ठीक है। और ये 2 साल को आप 24 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप 1 साल 4 महीना को 16 महीना में लिख रहे हैं ना, तो 2 साल को भी महीना में आप 24 कर लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया 24। आप इसको काट दीजिए, 8 से, 8 से 24, 8 गुना 2 16, और ये कटेगा 5 से, 12 पंचे 60, और ये 7 से, ठीक है, कितना आ गया 36:14। इस रेशियो में बटेगा इनका प्रॉफिट, यानी कि 18:7, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 12 लोग हैं, उनका एवरेज वेट 65 था, ठीक है,
और उसमें से एक बंदा छोड़ के चला गया तो एवरेज है 64.5 हो गया। तो जो छोड़ के गया उसका वेट कितना था ये पूछ रहा है। देखिए 12 लोग थे, इनका वेट 65 था। तो हम ये मान लेते हैं कि सारे लोगों का वेट 65 है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एवरेज 65 ही है ना सारे लोगों का। तो उसमें से जो छोड़ के गया उसका भी 65 था, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए उसका भी 65 रहा होगा। लेकिन उसके छोड़ के जाते ही बाकी के 11 लोगों का औसत वजन कितना हो गया, 64.5 हो गया। मतलब इन सब का 11 लोगों का कितना कम हो गया, 0.5 किलो कम हो गया सभी का। यानी कि इन 11 लोगों के बदले ये 0.5 लेके आ रहा था अकेला जो छोड़ के गया, तो 11 लोगों को ये 0.5 किलोग्राम सभी के लिए लेके आ रहा था। ठीक है, ये प्लस है। तो इसका खुद का वजन कितना था, 65 प्लस जो 11 लोगों को 0.5 किलो देके उन सब का भी 65 पूरा कर रहा था ये। तो इसका वजन हो जाता 65 प्लस 11 इंटू 0.5, 5.5 कितना हो गया, 70.5 इसका खुद का वजन था, जिसमें वो 65 खुद के लिए रखा हुआ था और 5.5 11 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि टेबल दिया हुआ है और इसमें मंथली सेल्स पूछ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सवाल कुछ तो है ही नहीं। इसमें सर सवाल ये था कि पी का एवरेज सेल कितना है। ठीक है, तो पी का एवरेज सेल कितना है ये निकालना है। सॉरी, क्यू का, पी का तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। क्यू का एवरेज सेल कितना है। ठीक है, तो क्यू का एवरेज सेल कितना ये निकालना है। तो हम मान लेते हैं क्यू का एवरेज सेल हर जगह 65 मान लेते हैं। ठीक है, तो 65 मान लेते हैं, मान लिया हमने 65। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो इसके पास तो 65 है ही जनवरी में, इसको देखना नहीं है। इसके पास 3 एक्स्ट्रा है तो +3, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है तो इसको -3, ये दोनों आपस में मैनेज कर लेगा, फरवरी और मार्च। अब अप्रैल में जब 65 चाहिए लेकिन है नहीं तो मान लेते हैं हमने इसको भी एक दे के 65 कर लिया। अब जो हमने एक दिया इसको वो एक हमारे पास माइनस में है। ठीक है, अब सबका 65 हो चुका है लेकिन -1 हमारे पास है जो हमने 64 को दिया। ठीक है, और ये कितने लोगों में बढ़ जाएगा -1, माइनस हो जाएगा 4 लोगों में, मतलब 4 मंथ में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो ये 65 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा, 64:75, 64.75। ठीक है, 64.75 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप इन चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो वो भी आसान था इस सवाल में। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 10% पर एनम के रेट से, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, 50,000 रुपये कितने सालों में 66,550 हो जाएंगे। तो आप खुद बताइए इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे, 16,550 यही इंटरेस्ट मिल रहा है 3 सालों का। ठीक है, तो आंसर 3 हो गया। अब 3 साल हम क्यों बता रहे हैं इसमें, क्योंकि खुद ही सोचिए कि 10% पर एनम का रेट है, तो यदि 40%, यदि 4 साल हम बोलेंगे 10% के रेट से 4 साल, तो 4 साल 40% सिंपल इंटरेस्ट से ही हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो और भी ज़्यादा होता है ना, सिंपल से ज़्यादा होता है कंपाउंड। तो यदि 10% से हम 4 साल जोड़ेंगे तो 40% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट से ही, तो कंपाउंड से तो और ज़्यादा होगा। और आप देखिएगा 50,000 का 40% ही 20,000 है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो 4 साल तो आंसर होगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो आंसर जब भी होगा 4 साल से कम ही होगा, और ये तीनों 4 साल से ज़्यादा ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रेशियो ऑफ द प्रॉफिट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 2:7। मतलब बोल रहा है कि किसी चीज़ का प्रॉफिट और सीपी का रेशियो जो है वो 2:7 है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो क्या है। ठीक है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि 2 इसका प्रॉफिट है और 7 इसका सीपी है, तो इसका एसपी कितना होगा। प्रॉफिट में से सीपी जोड़ेंगे तभी तो, सीपी में प्रॉफिट जोड़ेंगे, सीपी 7 प्लस प्रॉफिट 2, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9, और प्रॉफिट तो 2 है ही। तो क्या रेशियो हो गया इनका, एसपी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का 9:2। ऑप्शन नंबर ए अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, वो मिठाई दुकानदार है, वो 10 बक्से मिठाई के खरीदता है होलसेलर से, और 8 बक्से का ही पैसा उसको देना पड़ता है। ठीक है, मतलब 8 बक्सों की कीमत पे वो 10 बक्से खरीदता है। तो मान लेते हैं
कि एक बक्से का दाम, मिठाई के एक बक्से का दाम यदि 10 रुपया था, ठीक है, तो उसने कितने बक्से खरीदे? 10 बक्से लिए, तो 10 बक्से का दाम कितना होना चाहिए था? 100 रुपया। 10 गुना 10, एक बक्से का दाम 10 रुपया था, तो उसने 10 बक्से खरीदे। सवाल में दे रहा है 10 बक्से खरीदे, तो उसको कितने रुपये लगने थे? एक बक्से का दाम 10 था तो 100 रुपये लगने थे, लेकिन उससे सिर्फ 8 बक्से का दाम लिया गया है, ठीक है। एक बक्से का दाम 10 तो 80 रुपया लिया गया, मतलब 100 रुपये की चीज का उससे सिर्फ 80 रुपया लिया गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने क्या किया, अब उस 80 रुपये में खरीद के उसको बेच दिया 2% डिस्काउंट देके अंकित मूल्य पे। तो इस बक्से का तो अंकित मूल्य 10 ही था, ठीक है। और एक बक्से 10 रुपये की दर से उसने 100 रुपये के 100 रुपये में खरीदा था, मतलब 100 रुपये का सामान 80 रुपये में खरीदा था। यहाँ तक क्लियर है। अब वो बेचेगा तो इसी रेट पे बेचेगा ना, 100 के रेट पे ही बेचेगा ना, तो 100 के रेट पे उसने 2% डिस्काउंट देके बेच दिया, ठीक है। तो 100 के रेट पे यदि 2% का डिस्काउंट दीजिएगा तो 98 में बेचिएगा ना टोटल। अब खुद सोचिए, वो 80 में खरीद के लाया था, उसने 98 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट लिया? 18 का। 18 का प्रॉफिट कितने पे? 80 पे। कितना परसेंट हो जाएगा? इंटू 100 कर देंगे। ये 4 बार में और ये 5 बार में, यानी कि आगे 90/4, और 90/4 कितना हो जाएगा? 22.5। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक बुक पब्लिशर है, वो जो है एक बुक पे 30% का डिस्काउंट देता है अपने कवर प्राइस पे, ठीक है, एक बुक स्टोर को। मतलब पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। एक बुक पब्लिशर है, वो एक बुक स्टोर को 30% डिस्काउंट पे कोई बुक बेचता है, ठीक है। लेकिन वो 30% डिस्काउंट देने के बाद एक 5% का एडिशनल उस पर चार्ज लगाता है, ठीक है, शिपिंग चार्ज समझ लीजिए। अब वो बुक स्टोर जो जिसने बुक खरीदा, वो उस नॉवल को, मतलब उस किताब को 16 से 20 रुपए ज़्यादा में बेच के 40% का प्रॉफिट कमा लेता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें दो लोग हैं, एक बुक पब्लिशर और एक बुक सेलर, मतलब बुक स्टोर। तो बुक पब्लिशर ने, मान लेते हैं एक बुक जिसकी प्राइसिंग 100 की थी, ठीक है, कवर प्राइस समझ लीजिए, क्योंकि सवाल में कवर प्राइस ही दिया हुआ है। तो मान लेते हैं उस बुक की कवर प्राइस 100 रुपये थी, और उस पे सीपी या लिख दिया, सीपी बोलिए, कवर प्राइस बोलिए, उस पे 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितने में बेचा? 70 में। लेकिन 70 में नहीं बेचा, 5% का और एक एडिशनल चार्ज लगा दिया। तो बेचा कितने में? 70 का 5% और जोड़ लेते हैं, तो 70 का 10% 7 और 5% 3.5, यानी कि उसने बेचा 73.5 में, ठीक है। 73.5 में किसको बेचा? बुक स्टोर को। और बुक स्टोर के लिए ये सीपी हो गया ना, ठीक है, क्योंकि बुक स्टोर ने इसको 73.5 में खरीदा। अब बुक स्टोर 40% का प्रॉफिट लेता है और इसको 16 से 20 में बेच देता है, मतलब इसी का 40% 16 से 20 है। तो आप निकाल लीजिए 73.5 का 40% कितना हो जाएगा, ठीक है, ये निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 7.35, 14.70, 28, 29.40, ठीक है। यानी कि उसने 29.40 का प्रॉफिट लिया, 73.5 का 40% का प्रॉफिट लिया बुक स्टोर ने, यानी कि 29.40 यूनिट का प्रॉफिट लिया। और सवाल में बोल रहा है कि 29.40 बराबर कितना है? 16 से 20, ठीक है। तो अब आपको निकालने बोल रहा है कि जो बुक था उसका कवर प्राइस कितना था, तो कवर प्राइस तो 100 ही था ना, मतलब 29.40 की वैल्यू आपके पास है 16 से 20, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। 29.40 इक्वल टू 16 से 20, तो 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 से 20 डिवाइडेड बाय 29.40 इंटू 100, ठीक है। इसमें से सारे जीरो को एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ से 2 जीरो, एक जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो समझिए, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो गया 162 इंटू 10,000 साइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 294, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि कोई 162 है, उसको 294 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में कटेगा? मतलब 162 तो एक बार में कटेगा ही नहीं, हाफ के आसपास कटेगा, क्योंकि 294 का हाफ कितना होता है? 294 का हाफ होता है 147, ठीक है। या तो आप इसको 10 गुना करके देख लीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो 16 से 20 मान लीजिए, यहाँ पे 3 जीरो ही छोड़िए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 294 है,
यहाँ से जब देखिएगा तो 5 बार में ही कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग को जब 1000 से गुना कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल पे। 13 नंबर, ये सवाल बोल रहा है कि एक टंकी में 100 लीटर प्योर सिरप है, ठीक है? उसमें 10 लीटर सिरप निकाला गया और फिर पानी से बदल दिया गया, फिर 10 लीटर निकाला गया और फिर पानी से बदल दिया गया, मतलब 2 बार हम प्रोसेस रिपीट करते हैं। इसका सीधा-सीधा फॉर्मूला ये बताएं कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था वो लिख लेंगे, ठीक है, 100। अब इसमें कितना हमने निकाला, 10 लीटर निकाला आउट ऑफ 100। कितनी बार? 2 बार। ऐसे ही बनाते हैं ना, यही फॉर्मूला होता है। तो जो अब जो सिरप का रेशियो होगा, सिरप होगा, वो ये होगा, ठीक है? हालांकि क्वांटिटी तो 100 ही होगी, लेकिन उसमें कुछ पानी मिक्स हो गया है। वही हमें निकालना है कि सिरप और पानी का रेशियो कितना है। हमने क्या किया, सिरप निकाला 10 लीटर और पानी डाल दिया, फिर 10 लीटर सिरप निकाला, फिर पानी डाल दिया, ठीक है? तो पहले बार में तो सिर्फ सिरप ही निकला था, 100 लीटर सिरप था, तो लेकिन दूसरे बार में जब हम 10 लीटर निकाले तो सिरप और पानी दोनों निकला था। तो सिरप का फाइनल क्वांटिटी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है? इनिशियल क्वांटिटी सिरप का, ये टोटल क्वांटिटी, और 10 लीटर हमने निकाला -10, तो यहाँ से हो जाएगा 100, 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10, 81/100 हो जाएगा ये, ठीक है? 100 100 कैंसिल आउट, यानी कि सिरप जो फाइनल मिक्सचर आया उसमें सिरप कितना है, 81 लीटर है। तो टोटल मिक्सचर तो 100 लीटर ही होना है ना, तो 81 लीटर यदि सिरप है तो वाटर कितना होगा, 19, तभी तो दोनों मिलकर 100 होगा। तो सिरप और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 81/19, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक मेटल स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला हो गया, ठीक है? एक मेटल स्फेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? उसको गला के 8 छोटे-छोटे गोले बनाए जाते हैं, स्फेयर बनाए जाते हैं। तो बड़ा वाला स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, छोटे वाले इस टोटल आठों जो 8 छोटे-छोटे स्फेयर बने उन टोटल आठों छोटे वाले स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब जो बड़ा वाला स्फेयर है उसका वॉल्यूम यदि v मानते हैं, v1, तो वो बराबर हो जाएगा 8 छोटे वाले स्फेयर के वॉल्यूम के, v2, ठीक है? अब आप खुद बताइए कि यदि एक बड़े स्फेयर से 8 छोटा स्फेयर बनता है तो इनका वॉल्यूम तो बराबर होना चाहिए ना, तो ये बराबर हो जाएगा बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम छोटे वाले आठों स्फेयर के वॉल्यूम के। तो यहाँ से वॉल्यूम क्या होता है स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? अब मान लेते हैं कि बड़े वाले स्फेयर का जो रेडियस है वो आर है और छोटे वाले स्फेयर का रेडियस छोटी आर है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आर क्यूब, बड़ी आर क्यूब इक्वल टू 8, और छोटे वाले स्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे वाले स्फेयर का रेडियस, यहाँ से सब कैंसिल आउट हो गया, 4/3 पाई 4/3 पाई, तो यहाँ से मिल गया आर क्यूब बराबर 8 आर क्यूब। तो बड़ी वाली आर 2 इंटू छोटा वाला रेडियस हो जाएगा। तो आप लोगों को दिया हुआ है कि बड़ा रेडियस 10 है, ठीक है? तो छोटा रेडियस यहाँ से 5 आ जाएगा। अब आप लोगों से सवाल में पूछा क्या है कि जो ओरिजिनल स्फेयर है बड़ा वाला, उसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब उसका सरफेस एरिया छोटे वाले आठों स्फेयर के सरफेस एरिया का रेशियो क्या है, ठीक है? तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये बड़े वाले स्फेयर का हो गया, और छोटा वाला स्फेयर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आठों आठों स्फेयर का 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से 4 पाई कैंसिल आउट, ठीक है? आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है? S2 8 इंटू ये छोटी आर कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर कितना, 25, कितना आ गया, 25 अट्ठे 200, यहाँ 100, यानी कि 1:2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है सवाल में, बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर रेडियस का कोई हेमीस्फीयर है, उसको जो है गला के
छोटा स्फीयर बनाया जा रहा है जिसका रेडियस 12 है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जो बड़ा वाला स्फीयर है, हेमिस्फीयर, उसका रेडियस 12 है और पूछ रहा है उसको गला के कितने छोटे हेमिस्फीयर बनाए जा सकते हैं जिनका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो। मतलब 12 सेंटीमीटर रेडियस के हेमिस्फीयर से 3 सेंटीमीटर रेडियस का हेमिस्फीयर बनाना है तो टोटल कितने बनेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। मतलब यदि किसी चीज को गला के दूसरी चीज बना रहे हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम आर क्यूब होता है ना, रेशियो यदि देखेंगे तो रेशियो में इसका वॉल्यूम यदि आर क्यूब है तो इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो है ये। अब पूछ रहा है कितना क्वांटिटी बनाया गया, तो मान लेते हैं एन क्वांटिटी बनाया गया, तभी तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा ना। ठीक है, एन क्वांटिटी छोटे वाले स्पेयर का, तो ये पूछ रहा है एन इक्वल टू क्या होगा, तो आर क्या है, बड़ा वाला रेडियस 12 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है, स्क्वायर लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, 12 का क्यूब और बराबर छोटा वाला रेडियस 3 का क्यूब इंटू एन। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, 12/3 का होल क्यूब, और 12/3 क्या होता है, 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। यानी कि टोटल कितने बनाए गए, 64 हेमिस्फीयर बनाए गए छोटे वाले। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का सेम रेडियस है। ठीक है, और उन दोनों का कंबाइन हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि सिलेंडर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इक्वल है, रेडियस सेम है दोनों का। ठीक है, और उनका कंबाइंड हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो आपका सिलेंडर है उसका हाइट प्लस रेडियस, ठीक है, यही होगा ना कंबाइंड हाइट, क्योंकि हेमिस्फीयर का हाइट क्या होता है, रेडियस ही होता है, और सिलेंडर का हाइट h, तो दोनों का कंबाइंड हाइट 30 दिया हुआ है। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं यहाँ से, तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जब यहाँ से देखिएगा तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल आउट, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, तो यहाँ से हाइट इक्वल टू क्या आ गया, 2/3 आर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ पे एच की वैल्यू रख के आर की वैल्यू रख के एच निकाल लेंगे, या एच की वैल्यू रख के आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से आर ही पूछ रहा है ना, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज कीजिए, आर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे एच का वैल्यू रख देते हैं हम, तो एच का वैल्यू यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू है 2/3 आर और प्लस आर इक्वल टू 30, तो ये हो गया 5r/3 इक्वल टू 30, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 18, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक पिरामिड है जिसका बेस का एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो पिरामिड का वॉल्यूम पूछ रहा है। आसान है, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, मैंने बताया था, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, ठीक है, इंटू हाइट, यही होता है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक डिस्क है, ठीक है, जिसको एक इक्विलेटर ट्रायंगल के बीच में बनाया गया, इक्विलेटर ट्रायंगल में बनाया गया है। ठीक है, इंस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है कि जो सर्कल बनाया गया है इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर, वो सर्कल इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है ऐसा कुछ। ठीक है, ये टच कर रहा है तीनों साइड्स को। ठीक है, अब इसमें आपका रेडियस दिया हुआ है, इस सर्कल का रेडियस आर दिया हुआ है, आर बराबर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है, यदि इसका साइड ए मान लेते हैं हम इक्विलेटर ट्रायंगल का, ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है ए डिवाइडेड बाई 2√3, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है।
r इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2√3। तो यहाँ से r की वैल्यू पता है तो a की वैल्यू निकाल लेंगे आप, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा 2√3 इंटू आर, यानी कि 14√3, क्योंकि r का वैल्यू 7 है, a का वैल्यू आ गया 14√3। और पूछ रहा है आप लोगों से सवाल में कि जो ट्रायंगल है उसका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या होगा, मतलब सर्कुलर डिस्क रखने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है, और ये हो गया, इनका एरिया क्या होगा, तो इनका एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से जब हम सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे वही आएगा। तो हम दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से √3/4 a स्क्वायर, ए ये आया हुआ है 14√3, तो 14√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये √3/4, 14 हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर, और इनटू में √3 का स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 लिख लेते हैं पाई का वैल्यू, और आर स्क्वायर रेडियस 7 दिया हुआ है तो 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/4, 4 से ये कैंसिल आउट होगा कितने बार में, 4 और 9, 49 बार में, 49 से 147, √3 हो जाएगा, और माइनस में ये आ जाएगा 7, 22 गुना 7 154। ये निकालना है आप लोगों को, यही एरिया है रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। तो 147√3 माइनस 154। अब एक बार जब आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यदि इस √3 के जगह पे हम √4 भी ले लेते हैं, मतलब ज़्यादा वैल्यू भी ले लेते हैं, ठीक है, यदि √3 की जगह पे √4 ले लेते आप तो 2 बाहर आता, 2 बाहर आता तो 147 इंटू 2 कितना हो जाता, 294, और माइनस 154, तो भी ये जो आंसर है वो 140 के आसपास आता। जब आपने √3 की जगह पे √4 भी ले लिया तो भी आंसर 140 के आसपास आया। तो आप खुद सोचिए कि हमारा ओरिजिनल आंसर तो इससे कम ही होगा ना, क्योंकि √4 है नहीं, ये √3 है। हमने ज़्यादा लिया वैल्यू, फिर भी ऑप्शन हमारा 140 आ रहा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कम है ना 140 से, ठीक है, तो 140 से कम एक ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसमें मीडियन खींचे हुए हैं ADBE और CF। एक ट्रायंगल है ABC और इसमें मीडियन है ADBE और CF, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो मीडियंस होते हैं वो ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांटते हैं, ठीक है। तो एक एक मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटता है, ठीक है, तो ये तीनों मीडियन मिलके ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में बांटते हैं। तो इन 6 पार्ट का, इस पोर्शन को देखिए, इन 6 पार्ट का एरिया जो होगा इक्वल होगा। हमने यहाँ 1 1 मान लिया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा 6 पार्ट का एरिया बराबर होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ट्रायंगल GAB का एरिया, GAB कौन सा, अच्छा इसमें G लिखा नहीं मैंने, ये G है, ठीक है, जहाँ पे तीनों मीडियंस मिलती है वो G है, सवाल में दिया हुआ है। तो GAB का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला, ये GAB हो जाएगा, कितना यूनिट, एक और एक 2 यूनिट, है ना, ये भी 1 यूनिट था और ये भी 1 यूनिट था, 2 यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना है, 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो किस रेशियो में बांटा, 1:3, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसमें एक लाइन सेगमेंट DE खींचा गया और DE जो है पैरेलल है BC के। लाइन इस तरह है कि DAB पे है और EAC पे है, ठीक है। तो पहले इसको बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ABC, एक लाइन पैरेलल खींचा गया BC के, DE, ठीक है, DAB पे था और EAC पे, ठीक है। अब अगला लाइन बोला है कि जो ट्रायंगल AD है उसका एरिया
समलम DECB के एरिया के रेशियो का 4:21 है। कहने का मतलब ये है, सवाल में बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ADE है, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया ट्रायंगल ADE, ठीक है, वो जो समलम DECB है, DECB इसके एरिया का 4:21 है, ठीक है। यदि इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया 21 है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी ट्रायंगल में जब किसी एक भुजा के समांतर पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल होता है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा और एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं कि इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आप देखिए 4 है और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 + 21 यानी कि 25। तो छोटा वाला ट्रायंगल ADE और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यदि दोनों सिमिलर है तो दोनों के साइड का रेशियो बराबर, एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। तो इनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ADE का एरिया कितना है 4 सवाल में है, और ABC का एरिया कितना है 25। ये 4 था और ये 21 था, तो इसका एरिया 25। तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा, इनके साइड का रेशियो होगा इसका रूट, यानी कि 2:5। इनके साइड का रेशियो आ गया 2:5। यानी साइड AD की बात करें तो ये यदि 2 है तो पूरा ABC ट्रायंगल का साइड 5 होगा, ठीक है। आप लोगों से सवाल में पूछा है कि AD और DB का रेशियो क्या है, तो AD तो 2 पता चल गया हमें, तो DB कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी तो टोटल 5 होगा ना, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना हो गया 2:3। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका साइड 3, 4, 5 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसका साइड दिया हुआ है 3, 4, 5। इसके अंदर एक छोटा वाला ट्रायंगल और बनाया गया, और छोटे वाले ट्रायंगल का जो तीनों वर्टेक्स है, तीनों शीर्ष, वो इसके साइड्स को टच कर रहा है, यानी कैसे बना होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये DEF है, छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है कि छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल दोनों जो है एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब ABC सिमिलर है DEF के, ठीक है, मान लेते हैं DEF के सिमिलर है। और बड़े वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है 6, और बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर देख लेते हैं कितना है 3, 5, 3, 8 और 4, 8, 4, 12, मतलब इनका तीनों साइड्स दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम। तो बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया 12 और छोटे वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर है 6। और चूंकि दोनों सिमिलर है तो जो रेशियो इनके पेरीमीटर का है या साइड्स का है, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया का रेशियो, ठीक है। तो स्क्वायर देख लेते हैं, इनका रेशियो क्या आ गया पेरीमीटर का 2:1, तो इसका स्क्वायर करेंगे वही इनके एरिया का रेशियो होगा, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा 4:1। मतलब यदि बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 हो जाएगा। अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों साइड से हमें पता है। तो बड़े वाले ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस 4 है हाइट 3 है, तो यहाँ से बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकल गया 4, 6 आ जाएगा। अब 4 यूनिट बराबर 6 है तो 1 यूनिट बराबर यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 गुना है ना। तो ऑप्शन नंबर A, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस 12 और 4 है और उनके बीच एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पूछ रहा है कि दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस D इक्वल टू होता है रूट अंडर, ठीक है, R1 - R2 बोल दीजिए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस जो टेंजेंट है उसका लेंथ T स्क्वायर। टेंजेंट को यहाँ T लिख रहे हैं हम लोग, तो T स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2, यानी कि 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर 64 और प्लस टेंजेंट 15 दिया हुआ है तो 15 का होल स्क्वायर 225, तो 64 प्लस 225 279 का रूट 17, यानी कि d इक्वल टू आ गया 17। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज d। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सर्कल के बीच का डिफरेंस d दिया हुआ है और इसमें डायरेक्ट और ट्रांसवर्स दोनों कॉमन टेंजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, दो तरह के टेंजेंट होते हैं, एक डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए, एक सर्कल में दो टेंजेंट होते हैं, दो सर्कल में जो कॉमन टेंजेंट होते हैं, ये दो सर्कल है, एक कॉमन टेंजेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है, और एक होता है ट्रांसवर्स, ऐसे। ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। तो और क्या दिया हुआ है, दोनों कॉमन टेंजेंट दिए हुए हैं एल और एम, मान लेते हैं ये डायरेक्ट वाला एल है और ये ट्रांसवर्स वाला एम है। ठीक है, इनके बीच, सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है डी, दोनों का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस का स्क्वायर का सम दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर है, इसका सम इक्वल टू 100 दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, और दोनों टेंजेंट का स्क्वायर का सम दिया हुआ है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 200 दिया हुआ है। आप लोगों से पूछ रहा है कि डी क्या होगा, डी की वैल्यू, डी क्या है यहाँ पे, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ दो फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लाइन के, तो डायरेक्ट लाइन का जो फॉर्मूला होता है उससे जब हम डिस्टेंस निकालते हैं डी, जो कि अभी ऊपर बताया जो फॉर्मूला सेम सवाल में, तो डी इक्वल टू क्या हो जाता है, या डी स्क्वायर इक्वल टू बोल लीजिए, वो होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, एल क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए, वो होता है डी स्क्वायर इक्वल टू, बस ये प्लस हो जाता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर। एम यहाँ क्या है, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, तिरछा, तिरछा स्पर्श रेखा। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो आपको मिलेगा 2d स्क्वायर बराबर, ये देखिए R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और R1 प्लस R2 के होल स्क्वायर को जब आप जोड़िएगा तो -2ab का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक जगह माइनस R1 इंटू R2 होगा, एक जगह प्लस R1 इंटू R2 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है, अब सिर्फ पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 2 हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ है R1 स्क्वायर प्लस R2 का कितना 100 प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू भी दिया हुआ है 200। ठीक है, यानी कि 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 400, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 200, यानी कि डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है, डी इक्वल टू 10√2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसमें दो पैरेलल कोड है, कोड मतलब पैरेलल कोड मतलब समांतर जीवा है एक सर्कल में, और दोनों का लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और ये भी बोल रहा है कि दोनों सेंटर के सेम साइड पे हैं, सर्कल के सेंटर के सेम साइड पे हैं, और दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब आप बनाइएगा तो एक सर्कल है, ठीक है, इसमें दो कोड है, एक ये और एक छोटा वाला। ठीक है, इसका सेंटर है यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर से ये रेडियस हो जाएगी, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आप लोगों को पता है कि जब भी आप सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों जगह परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए, यदि बड़ा वाला कोड 12 है, सॉरी 16 है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कोड के बीच का डिफरेंस 2 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2। ठीक है, यदि ये 2 है, इसको x मान लेते हैं,
तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या एक्स प्लस 2 है, का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस ही है ना यहाँ से यहाँ तक। ये दोनों इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार आप किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें डाल दीजिए या तो इसमें डाल दीजिए, r का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये तो गया तरीका। आप इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं कि आप ये देखिएगा कि दो कोड हैं, कोड को पहले आप आधा कर लीजिएगा, हाफ हाफ। तो कोड को आप हाफ कीजिएगा तो कितना आएगा 8 और ये आ जाएगा 6। ठीक है, यदि कोड को हाफ करने से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है माइनस करने पे 8 और 6 जब माइनस कीजिएगा तो 2 है ना, इनके बीच का डिफरेंस इनके डिस्टेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस भी तो सवाल में 2 दिया हुआ है ना। ठीक है, कोड को आप हाफ कीजिएगा तो 16 का हाफ 8, 12 का हाफ 6। इनके बीच का जो डिस्टेंस डिफरेंस है 8 और 6 का 2, यदि ये डिस्टेंस के बराबर है, 2 2 के बराबर है, तो ऐसे में आप रेडियस निकालने के लिए सीधा क्या कर लीजिएगा 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, सीधा आंसर निकल जाएगा। ये हो जाएगा रूट 100 यानी कि आर इक्वल टू 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है आज का आखिरी सवाल। इसमें बोल रहा है 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, उसमें एक कोड है, एक जीवा पूछ रहा है कि वो जीवा जो सेगमेंट बना रहा है उस सेगमेंट का एरिया क्या होगा। और ये भी दिया हुआ है कि जो सेगमेंट है, मतलब जो कोड है, वो सेंटर पे 150 डिग्री का एंगल बना रही है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इस सर्कल पे एक कोड है ए बी। ठीक है, तो इसमें दो सेगमेंट हो गए, एक मेजर सेगमेंट एक माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये वाला हो गया आपका माइनर सेगमेंट, मतलब छोटा हिस्सा सर्कल का, और ये वाला हो गया बड़ा हिस्सा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि ये जो कोड है ए बी, ये सेंटर के साथ 150 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। सेंटर है ये, इसके साथ 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसको ओ मान लेते हैं सेंटर को। अब देखिए, इसमें एक तो सेक्टर है, सेक्टर कौन सा है 150 डिग्री के साथ, ये वाला पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर, ये पूरा। ठीक, तो सेक्टर का एरिया आप निकाल सकते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया होता है। और थीटा पता है आप लोगों को, ये क्या होगा 150 दिया हुआ है सवाल में, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस सेक्टर का एरिया, ये जो ब्लैक वाला मार्क किया हुआ है, इसमें से जब आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला एरिया चले आएगा। यही है ना सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो इसमें से अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। इसमें ट्रायंगल का एरिया जब माइनस करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या है, माइनस इसका रेडियस दिया हुआ है आर, आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू सवाल में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का मल्टीप्लीकेशन, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल साइन थीटा, यही होता है ना। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकल गया 1/2। ठीक है, साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, दोनों साइड्स आर और आर हैं तो आर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का साइन एंगल यानी कि साइन 150। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, ये कट जाएगा, 3 से 5 दिया 15, 12 दिया 36, तो ये आ गया 5/12 पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई ही छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शन में हर एक जगह पाई है। पाई आर स्क्वायर क्या है, आर का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, एक 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, वो बाद में देखते हैं। -1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, और साइन थीटा, थीटा कितना है 150 डिग्री ना, तो साइन 150। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, ये हो गया 5/12, 12 से 144 कट गया 12 बार में, तो ये हो गया 12 पंचे 60 पाई, माइनस ये हो जाएगा 2 से 144 कट जाएगा 72 टाइम्स में 72, और साइन 150 क्या होता है, साइन 150 होता है cos 60, और cos 60 क्या होगा 1/2। ठीक है,
तो इंटू 1/2। साइन 150 होता है कॉस 60, ठीक है, ये लिख देते हैं। साइन 150 होता है कॉस 60 और इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो यहीं से इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये क्या हो गया, 60 पाई माइनस 72/2, 36। कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।